आज हम अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में किस प्रकार से विलय किया गया उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात अवध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो उसका अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे पहले यहाँ पर मीर मोहम्मद अमीन, सादत खां, बुरहान मुल्क था और ये मुग़ल दरबार में ईरानी अमीरों का नेता था जो कि वजीर निज़ामुल मुल्क जो था उसका प्रतिनिधि और सैयद बंधुओं ने पतन में भी कहा जाता है कि उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो इस प्रकार से आपके बादशाह मोहम्मद से प्रसन्न होकर उसे सादत खां बहादुर की उपाधि मिली और आगरा की फौजदारी जो थी वो भी मिली। और इसी समय भरतपुर, आगरा और मथुरा के जाटों ने विद्रोह कर दिया और सादत खां इस विद्रोह को कुचलने में असफल रहा। उसको फिर बाद में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ जो उसका सामना करना और फिर बाद में सादत खां जो है उसकी मृत्यु होने के बाद में सफदर जंग जो उसको गद्दी पर बैठाया गया और फिर बाद में सफदर जंग जो है उसकी मृत्यु के बाद में सुजाउद्दौला जो गद्दी पर बैठा और सुजाउद्दौला जो उसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उसने प्लासी के युद्ध प्लासी के युद्ध जो उसमें साथ दिया था, प्लासी और बक्सर के युद्ध में, कि सुजाउद्दौला ने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया और उसका तोपखाना कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट था और उसकी सेना में लड़ाकू नागा साधुओं की टुकड़ी भी थी। और 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में उसने मराठों के विरुद्ध अब्दाली का साथ दिया था और 1765 ईस्वी में उसने बंगाल में नवाब मीर कासिम की सहायता की, परंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों बुरी तरह से पराजित हुआ और बाद में उसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। तो जाहिर है इस प्रकार से हमने देखा कि अंग्रेज और सुजाउद्दौला जो उनके संबंध जो किस प्रकार के रहे थे। फिर बाद में इलाहाबाद की संधि आती है कि 1765 की संधि के पश्चात सुजाउद्दौला अथवा उसके उत्तराधिकारियों में से किसी भी अवध के नवाब ने कभी न तो अंग्रेजों के विरुद्ध कोई संघर्ष किया और न ही ऐसे किसी संघर्ष में भाग लिया जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहा। फिर भी अंग्रेजों ने एक संधि के बाद अन्य संधियां करने के लिए अवध के नवाबों को मजबूर किया और प्रत्येक संधि के द्वारा अंग्रेजों के अधिकारों में तो वृद्धि होती गई और नवाब के अधिकार और शक्तियां जो उनमें कमी करते गए, जिससे कि अवध के नवाब जो थे वो धीरे धीरे जाकर कमज़ोर पड़ने लगे। और यही नीति किसकी थी? अंग्रेजों की थी कि इनको कमज़ोर किया जाए और इस प्रकार से इनको हड़प लिया जाए। 1768 की संधि, जाहिर है इन लोगों के ऊपर दबाव डालकर बहुत सारी संधियाँ की, जिसमें 1768 की संधियाँ थी कि इलाहाबाद की संधि के बाद सुजाउद्दौला ने पुनः अवध के सैन्य संगठन की तरफ ध्यान दिया और सेना को पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित किए जाने लगा और नए सैनिकों की भर्ती करके सेना की संख्या को बढ़ाया गया। और अंग्रेज इस बात से चिंतित हो उठे और उन्होंने नवाब को इलाहाबाद की संधि में कुछ परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया और 1768 ईस्वी की नई संधि द्वारा अवध की सेना की संख्या को अब वापस सीमित कर दिया और इससे अवध की सेना की शक्ति घट गई और उसका विस्तार जो था वो भी अचानक रुक गया। फिर बनारस की संधि 1773 ईस्वी में सुजाउद्दौला अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसकी निगाहें रुहेलखंड पर टिकी हुई थी। सितंबर 1773 में जब वॉरेन हेस्टिंग बनारस आया तो सुजाउद्दौला उससे मिलने गया और अंग्रेजों के साथ एक नई संधि कर ली और नई संधि के अनुसार शाह आलम से कड़ा और इलाहाबाद के दोनों जिले वापस लेकर अवध को सौंपना और इसके बदले में सुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपया देना स्वीकार किया। इसके अलावा दूसरी बात थी कि रुहेलखंड विजय के लिए अंग्रेजों ने नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया और नवाब ने प्रत्येक ब्रिटिश ब्रिगेड के खर्च के लिए 2,10,000 रुपये प्रति माह देना तय किया। इसके अलावा 1768 की संधि द्वारा अवध की सैन्य शक्ति को सीमित कर दिया गया था, अब इसे भी रद्द कर दिया और नवाब को सैन्य संख्या बढ़ाने की भी स्वीकृति मिल गई। इसके अलावा सुजाउद्दौला ने अपनी राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना भी स्वीकार कर लिया और नवाब ने ब्रिटेन के बादशाह के वजीर के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। ब्रिटिश बादशाह के नाम के सिक्के अवध में चलाए जाने के लिए भी राजी हो गए। इससे स्पष्ट है कि राज्य विस्तार की लालसा में सुजाउद्दौला कुछ भी करने के लिए तैयार था और अंग्रेजों ने इसका पूरा लाभ उठाया। उन्होंने केवल 2 वर्षों में अवध से 1,31,00,000 रुपये वसूल कर लिए। तो इस प्रकार से अंग्रेज जो थे वो पूरी तरह से अवध के नवाब जो थे उनको कमज़ोर करे जा रहे थे, उनको आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर कर रहे थे, उनको सैनिक दृष्टि से भी कमज़ोर किए जा रहे थे। फिर 1775 ईस्वी में सुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र आसफुद्दौला अवध का नवाब बना और उसके समय में अवध की
अवनति होने लगी और उसमें शासन करने की योग्यता नहीं थी और उसका अधिकांश समय भोग विलास में डूबता था। और फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में आसफउद्दौला को कंपनी सरकार के साथ में एक नई संधि करने के लिए फिर से विवश होना पड़ा और इस संधि के अनुसार पहले की भांति कंपनी ने अवध की सुरक्षा का वचन तो दे दिया, परंतु इस पर सुरक्षा का मूल्य चुकाने को कहा गया और अवध के नवाब ने इसके लिए बनारस, गाजीपुर और चुनार के जिलों को कंपनी के अधिकार में हमेशा के लिए सौंप दिया। तो इस प्रकार से अवध का बहुत कुछ हिस्सा जो था वो भी अंग्रेजों के अधीन जाने लगा। अब ब्रिटिश ब्रिगेड को अवध में रखने के लिए नवाब को 50,000 रुपये प्रति माह अधिक देना स्वीकार करना पड़ा। वस्तुतः यह संधि इस बात का संकेत थी कि कंपनी सरकार अवध को कमजोर कर दिवालिया बनाने पर तुली हुई थी, ताकि अवसर मिलते ही उसे किसी न किसी प्रकार से हड़प लिया जाए। फिर नवाब जो उसने अपनी आर्थिक कठिनाइयाँ उसके सामने आने लगी कि अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के कारण अवध राज्य की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई और धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता गया, क्योंकि अंग्रेजों को जो पैसा देना था वो तो उसे हर हाल में देना ही पड़ रहा था, इसीलिए उसको कर्ज लेना पड़ा। और उधर कंपनी सरकार हर संभव उपाय से अवध से ज़्यादा रुपया वसूल करना चाहती थी और इसका ये परिणाम हुआ कि धन के अभाव के कारण नवाब की सेना की संख्या जो थी वो धीरे धीरे घटती गई, क्योंकि जितनी बड़ी सेना रखेगा उतना ज़्यादा खर्च होगा, इसलिए उसकी सेना घटती गई। और कार्नवालिस ने थोड़ी उदारता दिखाते हुए भविष्य में ब्रिटिश सेना के खर्च के नाम पर अवध से 74 लाख के बजाय 50 लाख रुपया प्रतिवर्ष लेने का आदेश दिया और इससे नवाब को थोड़ी सी राहत मिल गई। फिर बाद में सादत अली आसफउद्दौला की मृत्यु के बाद में 1797 में सादत अली गद्दी पर बैठा और उससे एक नई संधि की गई कि अब 18 वर्षीय वजीर अली को नया नवाब बनाया गया, परंतु मृत नवाब के भाई सादत अली ने गवर्नर जनरल से अपील की कि वजीर अली नीची जाति में हुआ था और मृत नवाब ने उसे गोद ले रखा था, अतः अवध की गद्दी पर उसका अधिकार गैर कानूनी है और अंग्रेजों को तो अवध पर अपना नियंत्रण कड़ा रखने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए था। और गवर्नर जनरल ने वजीर अली को हटाकर सादत अली को अवध का नवाब बनाया और उसके साथ में भी एक नई संधि की। इसके अनुसार अवध ने कंपनी सरकार को 76 लाख रुपया वार्षिक शुल्क देना स्वीकार किया तथा इलाहाबाद का किला ब्रिटिश सेना के अधिकार में दे दिया। फिर बाद में वेलेस्ली जो उसने दबाव डालना शुरू किया कि मई 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसने बाहरी हमले का खतरा दिखाकर अवध के नवाब पर दबाव डालना शुरू कर दिया और उसने नवाब को अवध में ब्रिटिश सेना की संख्या दुगनी करने को कहा और अपनी सेना को विघटित कर बढ़े हुए ब्रिटिश खर्च को पूरा करने की हिदायत दी। इस पर लंबा वाद विवाद चला और सादत अली नवाबी छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया, परंतु वेलेस्ली अपनी बात पर अड़ा रहा और ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी अवध भेज दी गई। विवाद सादत अली को 1801 ईस्वी में कंपनी सरकार के साथ एक और नई संधि करनी पड़ी और इस संधि के अनुसार सैनिक खर्च के नाम पर अब अवध के लगभग आधे राज्य पर कंपनी सरकार का अधिकार हो गया और गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, बरेली और मुरादाबाद जिलों पर कंपनी सरकार को अधिकार मिल गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रारंभ में यानी कि पृष्ठभूमि जो वो ही इस प्रकार की थी कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से अवध के नवाब जो थे उनसे ज़्यादा धन वसूल किया, उनसे ज़्यादा क्षेत्र हड़पे और उनको सुरक्षा का वो वचन देकर कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, उसके नाम पर बहुत सारी सेना रखवाएगी और सेना जो उसका खर्च भी उन्हीं से लिया गया। तो इस प्रकार से अवध के नवाब जो थे वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनके पास में ऐसा कोई बहाना नहीं था कि जिससे कि पूरी तरह से अवध को हड़प लिया जाए। और फिर बाद में इसी तरह का एक बहाना ढूंढा गया और उस बहाने के द्वारा यानी कि ये आरोप लगाया गया कि अवध का नवाब या फिर कह लीजिए अवध का नवाब जो कभी भी दरबार में नहीं जाता और वहाँ का प्रशासन अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना जरूरी था कि वहाँ की जनता जो उसको वहाँ के नवाब जो उससे मुक्ति मिल सके या फिर उसके अत्याचार जो उनसे मुक्ति मिले। तो इस प्रकार से फिर बाद में लॉर्ड डलहौजी भारत में आया और उसने हर संभव तरीके से अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया और जिसमें कि उसे सफलता जो वो भी मिली थी। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे।